प्रिय छात्रों, कल जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि मानव का विकास कैसे होता है, किन किन बिंदुओं का ध्यान दिया जाता है और विश्व परिदृश्य पे मानव विकास के संदर्भ में प्रथम स्थान नॉर्वे का और भारत के संदर्भ में प्रथम स्थान केरल राज्य का और अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ का था, जैसा मैंने आपको बताया। ये भारत के संदर्भ में मानव विकास को मैंने आपको अवगत कराया था कल। अब ये मानव विकास जो होता है, ये मानव जो है किस प्रकार के बस्तियों में रहती है, यानी भारत के संदर्भ में मानव बस्तियां, इस अध्याय का मैं आज अध्ययन कराऊंगा आप लोगों को कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको मानव भूगोल के अंतर्गत विश्व परिदृश्य के संदर्भ में मानव बस्ती, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताया था, उनकी समस्याओं के बारे में बताया था। अब मैं ले चल रहा हूँ भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। ऐसे स्थान जहां मानव संगठित रूप से स्थायी आवास बनाकर निवास करता है, मानव बस्ती कहलाते हैं। गांव, कस्बे आदि मानव बस्तियों के उदाहरण हैं। बस्ती के आकार एवं प्रकार। आकार के दृष्टि से बस्तियां छोटे गांव मतलब जिसको हम लोग ग्रामीण परिवेश में पल्ली से लेकर महानगर तक भिन्न भिन्न आकार की होती है। बस्तियां मूलतः दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, मतलब गांव में बनी हुई बस्तियां और शहर में बनी हुई बस्तियां। तो ग्रामीण बस्ती का क्या अभिप्राय है? छोटे आकारियों विरल बस्तियों को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं गांव में घर जो है बड़े दूर दूर, यहाँ अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। यहाँ के आवासों का निर्धारण अनेक कारक होते हैं, जैसे भौतिक कारक, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता आदि। एक ग्रामीण बस्ती को निर्धारण करने के लिए भौतिक कारक प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक समाज, धर्म, जाति इत्यादि। सुरक्षा संबंधी कारक चोरी डकैती से सुरक्षा आदि। इस प्रकार भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सुरक्षा संबंधी कारक जो हैं ग्रामीण बस्तियों के आवासों का निर्धारण करते हैं। अब आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। गांव में बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ग्रामीण बस्तियों को चार भागों में विभाजित किया गया है। गुंछित बस्तियां, इन्हें संकुलित या आकेंद्रित बस्तियां भी कहते हैं। इनमें घर सटे हुए तथा गलियां सकरी होती हैं। इनका एक संकुलित प्रारूप होता है। इस प्रकार की बस्तियां बुंदेलखंड प्रदेश, झांसी, ललितपुर, राजस्थान तथा नागालैंड राज्यों में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड, राजस्थान, नागालैंड राज्यों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती? गुंछित बस्ती। इनकी विशेषता क्या है कि बिल्कुल सटे होते होते इनकी गलियां सकरी होती। अब आता है अर्धगुंछित बस्तियां। इनका निर्माण किसी बड़ी गुंछित बस्ती के विखंडन से होता है। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान या राजस्थान में पाई जाती। पल्ली बस्तियां, छोटे छोटे गांवों के समूह को पल्ली कहते हैं। इसे पान्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला या ढांढी भी कहते हैं।
ये बस्तियां निम्न गंगा मैदान, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की घाटियों में पाई जाती हैं। अब आया है परिक्षिप्त बस्तियां, ये एकाकी बस्ती। ये सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों या पहाड़ियों के ढालों पर खेतों या चारागाहों के रूप में पाई जाती हैं। ये मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में पाई जाती। परिक्षिप्त बस्तियां, एकाकी बस्तियां कहाँ पाई जाती? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में पाई जाती। अब मैं ले चल रहा हूं आपको ग्रामीण बस्तियों के बाद नगरी बस्ती की तरफ। सघन रूप से बसे बड़े आकार की बस्तियों को नगरी बस्ती कहते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में संलग्न रहते हैं। प्राथमिक गांव की जो बस्ती थे उसमें लोग किस क्रियाकलाप में रखते थे? प्राथमिक क्रियाकलाप। शहर में द्वितीयक एवं तृतीयक। भारत में नगरों का विकास, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में नगरों का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से ही है। विभिन्न युगों में नगरों के विकास के आधार पर नगरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन नगर, इनका विकास धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है, जैसे प्रयागराज, मदुरई, पाटलिपुत्र इत्यादि। अब मैं ले चल रहा हूं मध्यकालीन नगर। यह विभिन्न रियासतों की राजधानियों और किले नगर के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ इत्यादि। ये मध्यकालीन नगर। आधुनिक नगर, इनका विकास विभिन्न यूरोपीय कंपनियों द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था। वहां से अंग्रेज आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे। उनके द्वारा बसाए गए नगर हैं ये। बम्बई, मद्रास, गोवा, पांडिचेरी आदि प्रमुख यूरोपीय व्यापारी केंद्र थे। इनको आधुनिक नगर कहते हैं। इन्होंने तटीय स्थानों पर सूरत, कदनन, गोवा तथा कलकत्ता में व्यापारी केंद्रों को विकसित किया। अब आता है भारत में नगरीकरण। किसी देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत नगरीकरण को प्रदर्शित करता है। भारत में यह वर्ष 2001 में 27.78% था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 31.16% हो गया। यानी गांव से लोग नगर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मतलब 31.16% नगरीय हैं। इसके माने कि 79.84% लोग ग्रामीण हैं। ठीक। अब जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत की जनगणना में जनसंख्या को आधार मानकर नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग का नगर जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है। द्वितीय वर्ग का नगर की जनसंख्या 50,000 से लेकर 99,999 के बीच होती है। तृतीय वर्ग का नगर 20,000 से लेकर के 49,999 के बीच होती। चतुर्थ वर्ग का नगर 10,000 से लेकर के 19,999 के बीच होती। पंचम वर्ग का नगर 5,000 से लेकर के 9,999 के बीच होती। षष्ठम वर्ग का नगर
5,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब आता है महानगर या मेगा नगर किसे कहते हैं। 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर क्या कहते हैं? महानगर। 10 लाख से 50 लाख तथा 50 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। भारत में 6 मेगा नगर हैं, जिनमें मुंबई सबसे बड़ा है। अब 6 मेगा नगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता। 4 तो ए मेगा नगर हैं। बंगलौर। इस प्रकार से भारत में सब 6 मेगा नगर हैं, जिनमें मुंबई सबसे बड़ा नगर है। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किस नगर में किस प्रकार का कार्य होता है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, आइए अब हम देखते हैं। प्रमुख कार्यों के आधार पर भारतीय नगरों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रशासनिक नगर। कैसा नगर? प्रशासनिक नगर। इनका विकास राजधानियों प्रशासनिक मुख्यालयों के रूप में होता है, जैसे दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, भोपाल इत्यादि प्रशासनिक नगर। औद्योगिक नगर। जिन नगरों में विभिन्न प्रकार के उद्योग अवस्थित होते हैं उन्हें औद्योगिक नगर कहते हैं, जैसे भिलाई, जमशेदपुर, हुगली इत्यादि। परिवहन नगर, ये पत्तन नगर या आंतरिक परिवहन नगर होते हैं तथा ये समुद्र तट पर स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परिवहन नगर या पत्तन नगर। जैसे कांडला, कोचीन, विशाखापत्तनम, कटनी, इटारसी इत्यादि। वाणिज्यिक नगर, जहां पर बड़े स्तर पर व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाएं संपन्न होती है, इन्हें वाणिज्यिक नगर कहते हैं, जैसे कोलकाता, सतना। खनन नगर, इनका विकास खनिज समृद्ध क्षेत्रों के रूप में हुआ है, जैसे रानीगंज, झरिया, सिगरौली। छावनी नगर, ब्रिटिश शासन काल में इनका विकास छावनी नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, उधमपुर इत्यादि। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, ब्रिटिश शासन काल में इनका विकास छावनी नगरों के रूप में हुआ है। अब मैं इस ले चल रहा हूँ अंबाला, जालंधर, उधमपुर से धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर की तरफ। इनका महत्व इनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक योगदान के लिए है, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, पुष्कर इत्यादि। शैक्षिक नगर, इनका विकास शिक्षा केंद्रों के रूप में हुआ है, जैसे रुड़की, पिलानी, इलाहाबाद, बनारस। पर्यटन नगर, पर्यटन के कारण इन नगरों का विकास हुआ, जैसे नैनीताल, ऊटी, माउंट आबू। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। ऐसे को स्मार्ट सिटी मिशन कहते हैं। ऐसे शहर जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि महानगर और मेगा नगर किसे कहते हैं? अक्सर पूछा जाता है कि महानगर और मेगा नगर किसे कहते हैं।
क्या विशेषता, कौन कौन से हैं? बड़े आकारियों सघन रूप से आवासित बस्तियों को नगरीय बस्ती कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, नगरीय जनसंख्या के आधार पर नगरीय बस्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता है। महानगर 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं? महानगर। महानगर की जनसंख्या किसके बीच होती है? 10 लाख से 50 लाख के बीच, इन्हें हम कहते हैं महानगर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर, जबकि वर्ष 2001 में 35 महानगर। समझ गए? महानगरों की संख्या बढ़ रही, यानी अच्छे शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही। इनके उदाहरण है जयपुर, अहमदाबाद, कानपुर, पटना, भोपाल, ये सब महानगर के उदाहरण हैं। अब आता है मेगा नगर। आप पहली बार सुन रहे होंगे। महानगर तक तो जानते थे आप लोग, अक्सर बचपन में पूछा 4 महानगरों के नाम, तो 4 महानगरों में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई बता देते थे। लेकिन यहाँ पर आपकी क्लास को देखते हुए थोड़ा सा उसी में वृद्धि किया गया है कि पहले हम बताएंगे कि मेगा नगर किसे कहती है। 50 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को मेगा नगर कहते हैं। महानगर 10 से 50 लाख था। 50 लाख से ऊपर यदि जनसंख्या होती है नगर की तो क्या कहलाएगा? मेगा नगर कहलाएगा। भारत में कुल 6 मेगा नगर हैं और देश की लगभग 21% जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, 21% जनसंख्या इन्हीं नगरों में निवास करती है। यानी 79% अन्य जगह है और 21% इन 6 मेगा नगरों में जनसंख्या है। क्या स्थिति होगी? भारत के 6 मेगा नगर, जैसा आप पहले जैसे जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, 4 को तो अब जानते ही थे, और बंगलुरु एवं हैदराबाद। बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की। तो कर्नाटक और हैदराबाद की जो राजधानी है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, बंगलुरु और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। इन 2 राजधानी में भी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। इस प्रकार दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद ये 6 मेगा नगर हैं। इस प्रकार से भारत के संदर्भ में मानव बस्ती का अध्ययन मैंने आप लोगों को कराया। मानव बस्ती किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जनसंख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कार्यों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, महानगर और मेगा नगर किसे कहते हैं, इसके उदाहरण मैंने आपको बताया। तो प्रिय छात्रों, जो विषय वस्तु आपको भविष्य को दृष्टिकोण में रखते हुए हम बता रहे हैं, उसका सही से अध्ययन कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वह विद्यार्थी के अध्ययन पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना सेल्फ स्टडी करता है या गुरुजी द्वारा बताए गए या वीडियो द्वारा भेजे गए ज्ञान को कितना अर्जित करता है, कितना अभ्यास करता है, कितनी बार देखता है।
तो इससे आपका परफॉर्मेंस लेवल प्रभावित होगा कि किसी भी कार्य को आप लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं। जब विद्यार्थी जीवन में अपने अध्ययन कार्य को आप लोग गंभीरता से लेंगे तो जब भी किसी प्रोफेशन में जाएंगे तो इस प्रकार की प्रवृत्ति आप लोगों में विद्यार्थी जीवन से ही व्याप्त रहेगी और आप एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में किसी भी प्रोफेशन में रहे, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, प्रवक्ता, कुछ भी बने, किसी भी क्षेत्र में जाए, अपने सभी गुरुजनों के वीडियो को अच्छी तरह से देखें, उनका अध्ययन करें, उसको समझें कि समय की नजाकत को देखते हुए आपको इस प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। तो इसका पूरा आप लोग लाभ उठाइए। अभी भी कुछ छात्र इन सब विषय वस्तुओं से अनभिज्ञ हैं। यदि आपके साथी हैं तो उन्हें जागरूक करें, जो आसपास हैं, ग्रामीण परिवेश, उनको बताइए, साथ बैठ के वीडियो शेयर करिए, पढ़िए, पढ़ाइए। आप लोग सोचते हैं गर्मी का मौसम है, केवल आम खाना है और आराम करना है, ऐसा नहीं। आम खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आम का पौधा लगाना पड़ेगा, आम 10 साल में बड़ा होगा तभी तो आम खा रहे हैं, तो पूर्वजों की कमाई खा रहे हैं। तो आपको इस चीज को मेंटेन करने के लिए अपने पढ़ाई का ध्यान देना पड़ेगा। जो वास्तविक फल है इसका रसास्वादन करना है, ज्ञान फल। कौन सा फल? ज्ञान फल। सभी विषयों का ज्ञान आप अर्जित करेंगे तो अर्जित परिस्थिति जो होती है उसमें आपको स्थान मिलेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।